Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. So today's topic is Introduction to MPLRC. अब अपने टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जो कि लॉ एंड नॉलेज के नाम से ही है। नाउ अब हम सबसे पहले समझते हैं कि एमपीएलआरसी है क्या। तो एमपीएलआरसी हमारे मध्य प्रदेश स्टेट का लैंड रेवेन्यू कोड है। अब यहाँ पे हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें हम रहते हैं, जहाँ की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड बिजनेस पर डिपेंड करती है, उस जगह पर लैंड रेवेन्यू और लैंड टेन्योर के लिए एक प्रॉपर कोड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से एमपीएलआरसी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड की एक ज़रूरत हमें पड़ती है। अब हम समझते हैं एमपीएलआरसी है क्या और ये क्यों आया। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझने के लिए हमें हमारे इंडिपेंडेंस की तरफ, जो इंडिपेंडेंस का टाइम है मतलब 1950 से लेकर के 1959 के बीच का जो टाइम है उसे थोड़ा सा समझना होगा। अब आप सभी ये जानते हैं कि हमारा स्टेट मध्य प्रदेश जब हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 नवंबर 1956 को। जब ये एग्जिस्टेंस में आया तो उस समय हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में जो लैंड रेवेन्यू और लैंड टेन्योर के लिए जो लॉज थे वो 5 अलग अलग रीजन में बटे हुए थे और उन पांचों रीजन के अलग अलग लॉज थे। वो रीजन क्या क्या थे? तो वो रीजन थे, सबसे पहला होता है महाकौशल, सेकंड नंबर पे आता है मध्य भारत, थर्ड नंबर पे आता है भोपाल रीजन, देन फिर आता है आपका विंध्य प्रदेश और लास्ट होता है सिरोंज रीजन। अब ये 5 अलग अलग रीजन थे और इन सभी रीजन में अलग अलग लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लॉज एप्लीकेबल थे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर क्या प्रॉब्लम आ गई जो हमको अलग से एक लॉ बनाना पड़ गया। तो उसका कारण ये था कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई डिस्प्यूट अराइज हो तब तो कोई इशू नहीं था, पर जब दो अलग अलग रीजन में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसे ऐसे समझिए कि एक पर्सन है जो भोपाल रीजन में रहता है, उसका किसी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड एक डिस्प्यूट होता है जो कि हो जाता है विंध्य प्रदेश रीजन के किसी पर्सन के साथ में, लैंड से जुड़ा कोई डिस्प्यूट होता है। तो अब उस केस में क्या होगा, वहां पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल किया जाए, क्या प्रोसीजर होगा, इन चीजों को समझना बहुत टफ हो गया था। वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। तो इस वजह से अब हमारे साथ स्टेट के सामने एक सबसे बड़ी जो नीड आ गई थी सामने, वो ये थी कि एक प्रॉपर एक सिंगल एक्ट पूरे स्टेट के लिए बनाया जाए। इस वजह से हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में ये एक्ट एमपीएलआरसी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 को एनफोर्स किया गया। ये कब एनफोर्स किया गया था तो इसकी तारीख भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा एक्ट है एमपीएलआरसी, ये एनफोर्स हुआ था हमारे स्टेट में 21 जनवरी 1959 को। अब यहाँ इस डेट पर हमारे एक्ट को, एमपीएलआरसी को, प्रेसिडेंट की जो परमिशन होती है, प्रेसिडेंट के तरफ से जो एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है, असेंट, वो मिल चुकी थी। अब हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे 5 रीजन्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, वो 5 रीजन्स में कौन कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल थे उसे भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो था हमारा फर्स्ट रीजन जो था वो था महाकौशल। महाकौशल में जो एक्ट एप्लीकेबल था वो था मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954। उसके बाद सेकंड रीजन आता है मध्य भारत। मध्य भारत रीजन में जो लैंड रेवेन्यू के लिए एक्ट एप्लीकेबल होता था वो था मध्य भारत लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1950। साथ में इसमें संवत 2007 लगाया जाता है जो कि हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग लगाया गया है। अब उसके बाद थर्ड एक्ट जो आता है वो आता है भोपाल रीजन के लिए। अब भोपाल रीजन में जो एक्ट एप्लीकेबल था वो था भोपाल स्टेट लैंड रेवेन्यू एक्ट 1932। विंध्य प्रदेश में एक्ट एप्लीकेबल होता था विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953। और लास्ट है हमारा सिरोंज रीजन, जहां पर लगता था राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ये 5 अलग अलग एक्ट हमारे स्टेट में एप्लीकेबल हो रहे थे जिनको हटा करके एक बनाना बहुत जरूरी था। अब इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझेंगे जो हमारा एमपीएलआरसी का शॉर्ट टाइटल है उससे, क्योंकि किसी भी एक्ट का बेसिक आइडिया, उसको बनाने का एम अगर हमें समझना है तो उसका शॉर्ट टाइटल उसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अब हम एमपीएलआरसी के शॉर्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू। मतलब एक ऐसा एक्ट जो कि क्या कर रहा है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी एक्ट है उनको कंसोलिडेट करता है, मतलब मर्ज करता है, एक एक्ट में कन्वर्ट करता है, प्लस उससे रिलेटेड जो लॉज है उनको अमेंड करता है। और साथ में क्या करता है,
तो वो हमें पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ होल्डर्स ऑफ लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर टेन्योर्स और जितने भी मैटर्स लैंड या लैंड या उससे रिलेटेड होते हैं या जो लाइबिलिटीज होती है उनके बारे में एक लॉ प्रोवाइड करता है। ये हमारे एमपीएलआरसी का जो हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल है। नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपसे वो चीज डिस्कस करूंगा कि हमारे एमपीएलआरसी में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा जो एमपीएलआरसी है इसमें कुल 19 चैप्टर्स है, 19 चैप्टर्स और 3 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। अब हम एक के बाद एक हर चैप्टर के बारे में जानेंगे, कौन सा चैप्टर क्या है और उसमें क्या दिया हुआ है। तो हम मूव करते हैं। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब किसी भी चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, किसी भी एक्ट का इंट्रोडक्शन। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और 2, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट और सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस। नाउ अब चैप्टर 2 जो आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये चालू होता है सेक्शन 3 से, जो कि है सेक्शन 10 तक। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर 2 है ये हमें बताता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैसे होगा, उसमें उसकी सीट, प्रिंसिपल सीट कहाँ पर होगी और सभी चीजें हमें ये चैप्टर 2 बताएगा। चैप्टर 3 में जब हम मूव करते हैं तो उसमें दिया हुआ है रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके क्लासेस और उनकी पावर्स के बारे में, जो कि ये चैप्टर सेक्शन 11 से लेकर के स्टार्ट होता है ये और सेक्शन 26 तक रहेगा। फिर चैप्टर 4 पे जब हम आते हैं तो वो होता है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू कोर्ट्स किस तरीके से वर्क करेंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में बात की गई है और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 27 से, जो कि चलेगा सेक्शन 43 तक। फिर हम आते हैं चैप्टर 5 की तरफ, जो कि अपील, रिवीजन एंड रिव्यू, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 44 से और 44 से स्टार्ट होकर ये चलेगा सेक्शन 56 तक, जिसमें अपील, रिव्यू, रिवीजन की पावर, उसका प्रोसेस, कौन कर सकता है, पूरी डिटेल्स हमें दी गई है। देन फिर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 है लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 57 से और ये हमारा चलता है सेक्शन 60 तक। अब लैंड एंड लैंड रेवेन्यू क्या है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हमारे चैप्टर 6 में दिया हुआ है कि लैंड पे ओनरशिप किसकी होगी, उस पर रेवेन्यू कैसे चार्ज होगा, कौन सी लैंड्स पर लैंड रेवेन्यू लगेगा, कौन सी लैंड्स पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा, ये सभी चीजें हमें इस चैप्टर 6 में दी हुई है। नाउ आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है लैंड सर्वे, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 61 से और चलेगा सेक्शन नंबर 77 तक। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में लैंड सर्वे की बात की गई है। लैंड सर्वे होता क्या है, लैंड सर्वे होगा कैसे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, वो सभी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में दी गई है। नाउ अब आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 जो है वो है हमारा लैंड रिकॉर्ड, जो कि चालू होता है सेक्शन 104 से और 104 से लेकर 123 तक ये चलता है। इसमें लैंड रिकॉर्ड्स की बात करी हुई है, जिसमें डिफरेंट टाइप के लैंड रिकॉर्ड्स बताए हैं, जैसे आबादी मैप, विलेज मैप और खसरा मैप या खसरा नंबर, इस टाइप के जो होते हैं उन लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने चैप्टर 7 तो बताया पर चैप्टर 9 पे आ गया, मैं डायरेक्ट 8 नहीं बताया। तो उसका रीजन ये है कि 2018 में एक मेजर अमेंडमेंट एमपीएलआरसी में स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जिनको रिपील कर दिया गया और उसी में से एक था चैप्टर 8। नाउ अब हम मूव करते हैं चैप्टर 10 पर, जो कि है रियलाइज, जो कि बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 124 से और 124 से चलेगा ये सेक्शन 135 तक। सेक्शन 136 रिपील हो चुका है। उसके बाद में हम आएंगे इसमें चैप्टर 11 की तरफ, जो कि होता है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 137 से और ये चलेगा हमारा सेक्शन 156 तक। अब रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या है, तो रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू में हमें पता चलता है कि जो लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को लेना होता है, जो लैंड ओनर्स पर लैंड रेवेन्यू चार्ज किया जाता है, उसको रियलाइज कैसे किया जाएगा। अगर कोई पर्सन लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता है तो उसको किस तरीके से गवर्नमेंट ले सकती है, उससे किस तरीके से रियलाइज किया जाएगा, और वो सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई है। नाउ अब आता है हमारा चैप्टर 12, जो कि टेन्योर होल्डर्स। टेन्योर होल्डर स्टार्ट होता है सेक्शन 157 से और ये चलेगा हमारा सेक्शन 180 तक। उसके बाद में हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, जो कि गवर्नमेंट लेसीज एंड सर्विस लैंड। ये सेक्शन 181 से स्टार्ट होता है और ये वैसे तो देखा जाए तो 181 से 202 तक है ये चैप्टर, लेकिन
जो 2018 का अमेंडमेंट आया था उसमें सेक्शन 184 और उसके अलावा सेक्शन 185 से लेकर 202 तक का जो पार्ट था उसे रिपील कर दिया गया है। नाउ अब हम मूव करेंगे चैप्टर 15 पर, जो है एल्यूवियन एंड डेल्यूवियन। एल्यूवियन और डेल्यूवियन सिर्फ दो सेक्शंस का चैप्टर है, जो कि है सेक्शन 203 एंड 204। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 16 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 205 से, जो कि चलेगा हमारा पूरा सेक्शन 221 तक। देन फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 17, जो कि हमारा विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स में दो टाइप के ऑफिसर्स की बात की गई है, पटेल्स एंड कोटवास। ये चालू होता है सेक्शन 222 से और ये लास्ट होता है सेक्शन 232 तक, जिसमें से सेक्शन 232 को रिपील कर दिया गया है। देन फिर अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 18 पर, राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोसेसर एंड इट्स प्रोड्यूस। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 233 से और ये चलेगा हमारा सेक्शन 254 तक, जिसमें से सेक्शन 254 रिपील कर दी गई है। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, तो आबादी राइट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें हमारा निस्तार पत्रक, वजीबुल अर्ज, ये चीजें आबादी राइट्स में आती है, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। देन फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 19, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसे हम मिसलेनियस बोलते हैं। मिसलेनियस मतलब कई तरह के प्रोविजंस इसमें इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे आगे हमारे शेड्यूल्स के बारे में, जो कि है हमारे 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। अब इन तीनों शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं, अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो मूव कर रहे हैं वो है हमारा शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल 1 जो है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो वो है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स और कोर्ट्स का क्या रूल्स होंगे, उनका क्या प्रोसेस होगा। मान लीजिए अगर रेवेन्यू कोर्ट को कोई समन इशू करना है या उस समन जो है उसकी सर्विस करानी है, तो उसको किस तरीके से कराया जाएगा, वो हमारे एक्ट में शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। देन फिर बात आती है शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 क्या है, तो शेड्यूल 2 जो है वो हमारा रिलेट करता है सेक्शन 261 से। अब आप सोच रहे होंगे सेक्शन 261 में ऐसा क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 261 जो है वो है हमारा रिपील एंड सेविंग्स। अब इसमें क्या है, तो सेक्शन 261 रिपील एंड सेविंग्स में उन एक्ट्स की बात की गई है जिन एक्ट्स को एमपीएलआरसी के आने के बाद रिपील कर दिया गया है, और किस एक्सटेंट तक रिपील किया गया है वो हमारा जो शेड्यूल 2 है उसका कॉलम 4 बताएगा। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1954, इस एक्ट को एमपीएलआरसी ने पूरी तरीके से रिपील कर दिया है। ये आपको शेड्यूल 2 में मालूम पड़ेगा। अब हम नाउ मूव करते हैं हमारे लास्ट शेड्यूल 3 की तरफ मूव करते हैं। हमारा शेड्यूल 3 क्या है, तो अब शेड्यूल 3 जो है हमारा वो रिलेट करता है सेक्शन 262 सब सेक्शन 3 से। अब इस पर्टिकुलर सब सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है 262 के, वो भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो सेक्शन 262 सब सेक्शन 3 बोलता है कि शेड्यूल 3 में जो लॉज दिए हुए हैं उन लॉज में एमपीएलआरसी के कमेंसमेंट से पहले अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, तो वो प्रोसीडिंग जो रहेगी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास में ट्रांसफर हो जाएगी और उसको इस तरीके से ट्रांसफर किया हुआ माना जाएगा जैसे कि ये प्रोसीडिंग्स हमारे एमपीएलआरसी के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट हो करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पहुंची हो। नाउ अब मैं आपको शेड्यूल 3 के कुछ उन एक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो इस शेड्यूल में बताए हुए हैं, जो रिपील हुए हैं। जैसे हमारा द इंदौर लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट, इंदौर जागीरदार मैन्युअल और धार लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि रिपील कर दिए गए। नाउ इसी के साथ हमारा जो पूरा इंट्रोडक्शन पर जो हमारा ये वीडियो था ये कंप्लीट होता है। आगे का जो अब सेक्शन है उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जो कि लॉ एंड नॉलेज के नाम से है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको एमपीएलआरसी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।